नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता के अध्ययन के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज के व्याख्यान प्रथम में हम इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें इस अध्याय का परिचय, तत्वों के वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। यद्यपि कक्षा 10 में आप लोगों ने आवर्त सारणी का अध्ययन किया है, जिसमें आपने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त आवर्त सारणी के संक्षिप्त इतिहास का भी आपने अध्ययन किया होगा। आज फिर से इंटरमीडिएट स्तर पर हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत तत्वों के वर्गीकरण के संक्षिप्त इतिहास को जानेंगे, जिसमें हम तत्वों के धातु अधातु में वर्गीकरण, प्राउड की परिकल्पना, डुबेलाइनर के त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी का अध्ययन करेंगे। इन सभी वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए तत्वों के गुणधर्मों और तत्वों के यौगिकों के गुणधर्मों के अध्ययन को सरल करने के लिए तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया और तत्पश्चात मेंडलीव ने सर्वप्रथम अपनी एक मूल आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जो परमाणु भार पर आधारित है, जिसमें तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो आज के इस व्याख्यान 1 में हम आवर्त सारणी के विकास के संक्षिप्त इतिहास के साथ साथ मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे। आइए आज के इस व्याख्यान 1 में हम उपरोक्त निम्नांकित सभी शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम इस अध्याय के सामान्य परिचय को जानेंगे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी। उस समय केवल 31 तत्व ज्ञात थे, किंतु नए तत्वों की खोज होने के पश्चात 1865 के आते आते ज्ञात तत्वों की संख्या 63 हो गई। अब इन तत्वों की संख्या अधिक हो जाने के कारण तत्वों के गुणों एवं तत्वों के यौगिकों के गुणों का अध्ययन करना कठिन होने लगा, और जब इसके अध्ययन में कठिनाई वैज्ञानिकों को महसूस होने लगी, तो उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि इन तत्वों के गुणों का सुव्यवस्थित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कैसे किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों को सरल रूप में क्रमबद्ध करने के प्रयास किए। इस क्रम में विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों के परमाणु भार निर्धारित करने के पश्चात तत्वों को समान गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इस प्रकार आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई। आवर्त सारणी जिस नियम पर आधारित होती है उसे आवर्त नियम कहते हैं। चूंकि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान पर आधारित आवर्त सारणी बनाई गई, धीरे धीरे आवर्त सारणी में विभिन्न संशोधनों के पश्चात आधुनिक आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी का प्रादुर्भाव हुआ। आवर्त सारणी में समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक वर्ग अर्थात एक परिवार में रखा गया है। किसी वर्ग या किसी परिवार के किसी एक तत्व के गुणधर्मों का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जा सकता है और अध्ययन हो जाता है। इस प्रकार तत्वों के गुणधर्मों के अध्ययन में तत्वों के वर्गीकरण की सार्थकता सिद्ध होती है। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से 92 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। शेष तत्व कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। इस प्रकार हम तत्वों के वर्गीकरण की सार्थकता को समझ सके। अब हम अध्ययन करेंगे आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास। सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने तत्वों के परमाणु भारों की एक सूची प्रकाशित की, जिससे आवर्त सारणी के विकास में बहुत अधिक सफलता मिली। क्योंकि सबसे पहली आवर्त सारणी जो मेंडलीव के द्वारा प्रकाशित की गई, वह परमाणु तत्वों के परमाणु भार पर ही आधारित थी। मेंडलीव की परमाणु भार पर आधारित मूल आवर्त सारणी से पहले विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण को निम्नलिखित प्रकार से किया,
जिसमें सबसे पहले धातु तथा अधातु में वर्गीकरण किया गया। प्रारंभ में तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभाजित किया गया। बाद में कुछ ऐसे तत्व ज्ञात हुए जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए गए, जिन्हें उपधातु कहा गया। इस प्रकार ऐसे तत्व कौन थे? एंटीमनी और आर्सेनिक, एस और एसडी। कौन से थे? आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी उस समय जो उपधातु के रूप में ज्ञात हुए। आगे चलकर यह वर्गीकरण अमान्य हो गया, क्योंकि यह तत्वों के मौलिक गुणों पर आधारित नहीं था। उसके बाद प्राउट ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। प्राउट ने सन 1815 में यह कल्पना की सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के संगठन मात्र हैं तथा सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। प्राउट के अनुसार यह बताया गया कि जितने भी प्रकृति में तत्व में ज्ञात हैं वे सभी हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने हैं और उनके परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु भार के सरल गुणक हैं। जैसे यदि हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो इसका अर्थ प्राउट ने यह लगाया कि नाइट्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन के 14 परमाणुओं से मिलकर बना है और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो 1 है उसके सापेक्ष नाइट्रोजन का परमाणु भार सरल गुणक में है। किंतु बाद में यह परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, क्योंकि कुछ तत्वों के परमाणु भार सरल पूर्णांक में न होकर दशमलव में थे। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। तो इस प्रकार प्राउट की यह परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। इसके बाद हम देखेंगे डोबे-रायनर के त्रिक समूह को। आवर्त सारणी के विकास के संक्षिप्त इतिहास में डोबे-रायनर के त्रिक नियम का हम अध्ययन करेंगे। डोबे-रायनर ने त्रिक नियम प्रस्तुत किया। सन 1829 में उन्होंने समान गुण वाले तत्वों को 3-3 तत्वों के समूहों में व्यवस्थित परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भारों के योग का मध्यमान होता है। जैसे अगर हम Li, Na और K को देखें तो डोबे-रायनर ने इन तीनों तत्वों को लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक समूह में रखा और उन्होंने बताया कि बीच वाला जो तत्व सोडियम है उसका परमाणु भार प्रथम, जो फर्स्ट है इसको हम प्रथम मान लें, तो फर्स्ट और थर्ड यानी प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार के योग का मध्यमान होगा। कैसे? तो हम अगर लिखें कि Na का परमाणु भार यानी बीच वाले तत्व का परमाणु भार ये बराबर होगा प्रथम तत्व का परमाणु भार यानी 7 प्लस तीसरे तत्व का परमाणु भार 39 और इसका मध्यमान यानी 2 का हम भाग लगाएं तो ये 46/2 बराबर 23 ही आता है। किंतु डोबे-रायनर का यह त्रिक नियम सर्वमान्य नहीं हो सका, क्योंकि इस प्रकार के त्रिक समूह सभी तत्वों के लिए नहीं बनाए जा सके। अतः डोबे-रायनर का त्रिक नियम असफल हो गया। आवर्त सारणी के विकास के संक्षिप्त इतिहास में हम अगला पॉइंट देखते हैं, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। सन 1853 में ड्यूमा नामक वैज्ञानिक ने कुछ तत्वों के परमाणु भारों में संबंध के आधार पर एक सजातीय श्रेणी बनाई जो इस प्रकार है। उन्होंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ Bi के परमाणु भारों में एक संबंध स्थापित किया। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, जिसको यदि A मान लिया जाए तो फास्फोरस का परमाणु भार इस A में अर्थात 14 में 17 जोड़कर 31 होता है, जो आ जाता है। तो ये हुआ फॉर्मूला हमारा A+B। उसके बाद उन्होंने आर्सेनिक का परमाणु भार कैसे, उन्होंने सब आर्सेनिक और फास्फोरस में परमाणु भार में क्या संबंध देखा कि 14 ऊपर से उठाया, 17 भी ऊपर से उठाया, 14 एंड 17। अब 44 एक नई संख्या जोड़ी तो 75 जो कि आर्सेनिक का परमाणु भार है, तो हमारा फॉर्मूला बना A+B+C। इसी प्रकार एंटीमनी Sb के लिए 14, 17 दोनों उठा लिए और ये 44 भी रखा, परंतु इसका डबल करके रख दिया 2 × 44,
तो 2 इंटू 44 यानी 2 गुणे 44। तो ये फॉर्मूला हमारा, तब इसका परमाणु भार तो आया 119, और फॉर्मूला क्या बना कि A प्लस बी प्लस सी तो है 44, बट 2C है, 2C रख दी, 2 बार 44। अगर हमने बिस्मथ और एंटीमनी के परमाणु भारों में संबंध स्थापित किया तो 14 भी रखा, 17 को भी रखा, 44 को भी रखा है। वर्ष 44 को 4 टाइम्स यानी 4 इंटू 44, 4 गुणे 44। तो यहां हमने 4 गुणे 44 किया है तो 207 परमाणु भार आया। फॉर्मूला क्या बना, A प्लस बी प्लस 4C। तो इस प्रकार परमाणु भारों में संबंध के आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया, तत्वों का उन्होंने वर्गीकरण किया, किंतु अधिकांश तत्वों के परमाणु भारों में वो इस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सके, जिस कारण यह वर्गीकरण असफल हो गया। कैसा हो गया, असफल हो गया। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। कौन आते हैं, न्यूलैंड, जिन्होंने एक अष्टक नियम दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 7 तत्व के बाद, अर्थात अगर प्रथम तत्व ये है तो हम गिन लें 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 तत्वों को छोड़कर जो अगला तत्व आएगा उसके गुण प्रथम तत्व से मैच करेंगे। यदि हम यहां से गिने तो ये पहला होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तब ये 7वां होगा। तो इसको छोड़कर, फ्लोरीन के बाद सोडियम को छोड़कर, तो Li के गुण सोडियम से, बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम से, बोरॉन के गुण एल्यूमिनियम से, कार्बन के सिलिकॉन से, नाइट्रोजन के फास्फोरस से, ऑक्सीजन के सल्फर से मिलते जुलते हैं। इन्होंने इस अष्टक नियम को संगीत के स्वरों से जोड़ा। कैसे, संगीत के स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो नी के बाद पुनः सा का ही स्वर उत्पन्न होता है। तो यानी हर 7 स्वरों को छोड़कर, 7वें स्वर को छोड़कर जो अगला स्वर आता है उसमें स्वर की पहले वाले प्रथम स्वर की पुनरावृत्ति होती है। तो यही इन्होंने यहां कहा कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रथम तत्व 7 तत्वों को छोड़कर अपने गुणों की पुनरावृत्ति करता है, यानी अगला जो 7 तत्वों के बाद गुण आता है वो प्रथम तत्व के गुण से मैच करता है। तो यानी इस प्रकार न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया जो संगीत के स्वर पर सा रे गा मा पा धा नी पर आधारित है। न्यूलैंड ने यह नियम 1863 ईस्वी में दिया जो कैल्शियम के बाद के तत्वों पर लागू नहीं होता, अतः यह न्यूलैंड का अष्टक नियम असफल हो गया। आइए अध्ययन करते हैं मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी, जो तत्वों के वर्गीकरण के इतिहास में पहली आवर्त सारणी है। रूसी वैज्ञानिक मेंडेलीव ने सन 1869 में एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया और उस आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। इस आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्तता कहते हैं। मेंडेलीव ने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उस समय ज्ञात 63 तत्वों को व्यवस्थित किया। उन्होंने इस आवर्त नियम के आधार पर जो आवर्त सारणी बनाई वह इस प्रकार है। इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए जिन्हें वर्ग कहा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। इसमें शून्य वर्ग उस समय नहीं था जिसे बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल 9 ऊर्ध्वाधर खाने हो जाते हैं। उस समय 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे जिन्हें वर्ग कहा गया, तथा इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां थीं जिन्हें श्रेणियां कहा गया, जैसे श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस आवर्त सारणी में
तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। इस आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि समान गुण वाले तत्व एक साथ एक वर्ग में रखे गए। किसी एक वर्ग में उन तत्वों को रखा गया, उन तत्वों को स्थान दिया गया जिनके गुण एक दूसरे के समान थे। इस सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए जो बाद में खोजे गए तत्वों के लिए थे। जैसे Zn पर हम ध्यान दें, जिंक जिसका परमाणु भार 65 है, इसमें रेड कलर से जो अंकों में लिखा गया वो तत्वों के परमाणु भार, और ब्लू कलर से जो तत्वों के संकेत लिखे गए हैं वे तत्वों को प्रकट करते हैं। तो जिंक यहां जिसका परमाणु भार 65 है, उसके बाद उस समय ज्ञात तत्व आर्सेनिक था। कौन था? आर्सेनिक, जिसका परमाणु भार 75 था। तो इसके बीच में 68 और 72 परमाणु भार के तत्वों के लिए 2 रिक्त स्थान छोड़े गए ताकि बाद में खोजे गए तत्वों को यहां पर एडजस्ट या व्यवस्थित किया जा सके। और वास्तव में जब इन स्थानों पर तत्व रखे गए तो उनके गुण इस वर्ग के अनुरूप ही पाए गए। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए जो इस सारणी में डॉटेड लाइन से बनाए गए हैं। जैसे 44 है, 68 है, 72 है। इन तत्वों में बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम तत्वों को रखा गया। तो इस प्रकार आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े गए वो बाद के खोजे गए तत्वों के लिए थे। तो मेंडलीव की यह मूल आवर्त सारणी 8 और 0 वर्ग को मिलाकर 9 वर्गों और 12 श्रेणियों से बनती है, जिसमें तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया और समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया। तो इस आवर्त सारणी में हम बात कर रहे थे कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। इसको और समझ सकते हैं किस प्रकार? जैसे प्रथम वर्ग है ये, फर्स्ट ग्रुप, इसमें पाए जाने वाले सभी तत्व R2O प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Li2O, Na2O, K2O, क्रम से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड्स हैं। वहीं द्वितीय वर्ग के तत्व RO सूत्र के ऑक्साइड बनाते हैं। वहीं तृतीय वर्ग के तत्व R2O3 सूत्र के ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें यह देखा गया कि तत्वों को जब परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो समान गुण वाले तत्व एक वर्ग में स्थान पाए। जैसे चतुर्थ वर्ग में RO2 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, अर्थात चतुर्थ वर्ग के तत्व RO2 सूत्र के ऑक्साइड बनाते हैं और RH4 सूत्र के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे CH4, SiH4 आदि। उसके बाद इसी प्रकार अगर हम पंचम में देखें तो R2O5 प्रकार के ऑक्साइड और RH3 सूत्र के हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे NH3 और PH3। उसी प्रकार आगे देखते हैं 6 ग्रुप में तो RO3 प्रकार के ऑक्साइड और RH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। और अगर हम 7th ग्रुप में देखें तो R2O7 जैसे Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड है और RH जैसे HCl या HBr इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो इस आवर्त सारणी में यह सबसे बड़ी विशेषता पाई गई कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखे जाने पर उनके गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, जिसे आवर्तता कहते हैं, और समान गुण वाले तत्वों को एक साथ एक वर्ग में रखा गया। इसमें कुछ विसंगतियां हैं जिनकी चर्चा हम आवर्त सारणी के दोषों के अंतर्गत करेंगे। उससे पहले हम मूल आवर्त सारणी जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान करती है, उसकी बहुत उपयोगिताएं हैं, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं कि मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं क्या है। सबसे पहली इनकी उपयोगिता है तत्वों के गुणों के अध्ययन में। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जो उस समय ज्ञात 63 तत्वों के आधार पर बनाई गई थी, उससे पहले कोई ऐसी टेबल नहीं थी जिससे हम तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन कर सकें। इस मूल आवर्त सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन करना सरल हो गया।
क्योंकि जब समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया तो उस वर्ग के किसी एक तत्व के गुणों के अध्ययन कर लेने से सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन करना सरल हो जाता है। दूसरी बात है परमाणु भार ज्ञात करने में। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता। परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती हैं। जैसे हम इसमें देखें, ये द्विसंयोजक वर्ग है, इसके तत्वों की संयोजकताएं 2 हैं। तो संयोजकता अगर ज्ञात कर लें वर्ग के आधार पर और उसका तुल्यांकी भार पता हो तो हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के रूप में। तीसरी बात आई संदेहपूर्ण अथवा गलत, संदेहपूर्ण या गलत परमाणु भारों को सही करने में। इसमें ऐसा था कि इस आवर्त सारणी के निर्माण के समय और उससे पूर्व बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 माना जाता था। तब माना जाता था 13.5, क्योंकि बेरिलियम को एल्यूमिनियम से, ये बेरिलियम है और ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध रखने के कारण, अर्थात बेरिलियम एल्यूमिनियम से विकर्ण पर स्थित है तो कुछ गुणों में समानता रखता है। इस आधार पर बेरिलियम को त्रिसंयोजक माना गया। कैसा माना गया? त्रिसंयोजक। और त्रिसंयोजक मानने के कारण बेरिलियम का परमाणु भार, ये रहा संयोजकता और तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार में जब गुणा 3 का किया गया तो ये 13.5 आता है। अर्थात जब बेरिलियम को त्रिसंयोजक माना गया तो उसका परमाणु भार 13.5 आता है। किंतु इस आवर्त सारणी में बेरिलियम का स्थान द्वितीय वर्ग में है और द्वितीय वर्ग के तत्व द्विसंयोजक हैं, अर्थात जैसे Mg ये द्विसंयोजक है। जब इसे मैग्नीशियम के समान द्विसंयोजक माना गया तो बेरिलियम का परमाणु भार, Be का परमाणु भार बराबर 4.5 गुणित 2 बराबर 9 आया। कितना आया? 9 के लगभग 9.4 आया। करेक्ट 9.4 जो 9 आया। तो इस प्रकार बेरिलियम के गलत परमाणु भार को ठीक करने में यह आवर्त सारणी उपयोगी सिद्ध हुई। इस प्रकार से अन्य भी तत्वों की गलत परमाणु भारों को इस आवर्त सारणी की सहायता से दूर किया गया, ठीक किया गया। तो तत्वों के गुणों के अध्ययन में, परमाणु भार ज्ञात करने में, गलत परमाणु भारों को सही करने में यह मूल आवर्त सारणी उपयोगी सिद्ध हुई। उसके अतिरिक्त इस आवर्त सारणी के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया और एक महत्वपूर्ण कार्य को करने में सफलता प्राप्त हुई कि नए तत्वों की खोज। चूंकि इस आवर्त सारणी में अभी आपको हमने चर्चा की थी कि कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए और ये रिक्त स्थान उन तत्वों के लिए थे जो बाद में खोजे गए, जिनकी खोज बाद में हुई। और वे तत्व जब उन स्थानों पर एडजस्ट किए गए, व्यवस्थित किए गए, तो उनके गुण अपने वर्गों से मैच करते थे, उनके गुण अपने वर्गों से मैच करते थे। इस कारण से इस आवर्त सारणी की सहायता से नए तत्वों की खोज करने में सहायता मिली। उदाहरण के रूप में यहीं पे देख लें कि एल्यूमिनियम के नीचे और बोरॉन के नीचे 44 और 68 परमाणु भार के तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। वहीं सिलिकॉन और टीआई के नीचे 72 परमाणु भार के तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़ा गया। इन तत्वों को क्रम से मेंडेलीव ने उसी समय इनके गुणों का अनुमान लगा लिया और इन तत्वों के नाम रखे कि ये बोरॉन के नीचे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इनको नाम दिया। जो बाद में स्कैंडियम 44.9, जो 44 है करेक्ट, और गैलियम 69.7 तथा जर्मेनियम Ge 72.6 परमाणु भार के तत्व खोजे गए, जो यहां सेट हो सकते हैं। कौन से? ये यहां स्कैंडियम, यहां पर गैलियम और यहां पर जर्मेनियम।
तो इस प्रकार नए तत्वों की खोज करने में यह सारणी उपयोगी सिद्ध हुई। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी रसायन विज्ञान के अध्ययन और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखती है, किंतु इसमें अर्थात इस आवर्त सारणी में कुछ दोष पाए गए जो निम्नवत हैं। पहला नंबर है कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कहीं कहीं कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया है, जो कि दोषपूर्ण है, क्योंकि इस आवर्त सारणी में यह सिद्धांत रखा गया था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। फिर भी कुछ स्थानों पर हल्के तत्व भारी तत्वों से पहले रखे गए। देखिए कैसे, जैसे आर्गन Ar और पोटेशियम को देखते हैं, Ar और पोटेशियम। तो Ar का परमाणु भार है 39.9 उस समय, और पोटेशियम का परमाणु भार 39.1। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यह, अगर हम सिद्धांत को अप्लाई करते, मूल आवर्त नियम को अप्लाई करते, तो पोटेशियम को पहले और आर्गन को बाद में रखा जाना था। परंतु आर्गन के जो गुण हैं वो शून्य वर्ग के समूह से मैच करते हैं, इसलिए आर्गन को पहले रखा गया। मैंने आपको बताया था कि शून्य वर्ग को बाद में जोड़ा गया है, लेकिन रखा ही नहीं गया। उसके बाद अगर हम इसी प्रकार दूसरा देखें तो कोबाल्ट और निकिल को देख लीजिए। कोबाल्ट का परमाणु भार 59.9 और निकिल का परमाणु भार 58.7। तो निकिल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में, परंतु कोबाल्ट को पहले और निकिल को बाद में रखा गया। इसी प्रकार टेल्यूरियम और आयोडीन को देखें तो Te टेल्यूरियम 127.6 और आयोडीन 126.9 परमाणु भार। तो आयोडीन का स्थान पहले होना चाहिए था, टेल्यूरियम का बाद में, परंतु समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखे जाने की शर्त को पूरा करते हुए मेंडेलीव ने कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले स्थान दिया। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान। नए तत्वों की खोज होने के पश्चात तत्वों के समस्थानिक भी खोजे गए। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात, 1H1, 1H2 और 1H3। समस्थानिक हम जानते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जब यह आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित होकर बनाई गई तो फिर इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया जा सका, अर्थात 1H1 को तो स्थान है ये 1H1 परमाणु भार 1, परंतु H2 को यहां कैसे रख दें, H3 को यहां कैसे रख दें, क्योंकि यहां तो स्थान 1 के अकॉर्डिंग दिया गया है। बाद में जब परमाणु क्रमांक की खोज हुई तो परमाणु क्रमांक इन तीनों का समान 1 1 1, तो फिर समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त हो पाया। तो ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी के कुछ दोष हैं जिनका हमने अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान 1 में हमने आवर्त सारणी के विकास के संक्षिप्त इतिहास और मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी का विस्तृत अध्ययन किया। आशा है कि आपको यह व्याख्यान अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस व्याख्यान के आधार पर दीक्षा ऐप की सहायता से स्वलिखित नोट्स बनाइए, और जब समस्या हो तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि इस व्याख्यान में बताए गए विषय वस्तु आपके अच्छे से समझ में आए। आज के व्याख्यान के आधार पर कुछ गृह कार्य आपको दे रहा हूं। इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखकर अभ्यास करें। ये प्रश्न इस प्रकार हैं कि अष्टक नियम के प्रणेता कौन थे, अष्टक नियम को समझाइए। दूसरा, मेंडेलीव का मूल आवर्त नियम लिखें, इसकी कई बार चर्चा की गई। और मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी की रसायन विज्ञान में क्या उपयोगिताएं हैं उनको समझाइए। तो इस गृह कार्य को करके आप इस व्याख्यान में अभ्यस्त हो सकेंगे। ऐसी विश्वास के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।